रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 फर्टिलाइजेशन। इस पूरे टॉपिक का मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने सीखना क्या है। सबसे पहली चीज़ आप लोग सीखोगे यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, और हम यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे उसको बारे में सीखेंगे, यानी कि सी अर्चन्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। समझ आ गई बात। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब एक स्पर्म सेल दूसरे एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है, उसके बाद किस तरह से जो एग सेल है वो पूरी स्पर्मी की जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट करता है ताकि मज़ीद कोई स्पर्म सेल आके एग सेल को फर्टिलाइज ना कर सके, उसको भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। लेकिन इस पूरे चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, BS प्रोग्राम में भी और वैसे भी तो डियर फ्रेंड्स, वो टॉपिक है आपके पास एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। उस टॉपिक को आपने गौर से समझना है। तो आज हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब फर्टिलाइजेशन डियर फ्रेंड्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म सेल एग सेल के साथ मिलता है और उसके नतीजे में क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्पर्म सेल है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है। स्पर्म सेल जो होता है वो असल में एक हैप्लॉइड सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ह्यूमन का जो हैप्लॉइड सेल है वो 1n होता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी जो स्पीशीज़ हैं उनका जो हैप्लॉइड है वो 1n ही हो। तो ये आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम्स के बारे में अपना क्लियर कर लेना है। ओनली ये बस आप एक इत्तेफाक समझ लें कि ह्यूमन के अंदर जो है, ह्यूमन के अंदर डियर फ्रेंड्स जो इनका हैप्लॉइड सेल होता है वो 1n होता है। लेकिन जैसा कि अगर हम डियर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, शुगर केन की बात कर लें तो शुगर केन का जो हैप्लॉइड सेल होता है वो 3n होता है। इज दैट क्लियर? तो डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लेना है कि ये असल में कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो खैर, बैक टू द टॉपिक फर्टिलाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन में असल में जो स्पर्म सेल है वो एग सेल को फर्टिलाइज करता है। वो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन का हो, वो कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। और इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डियर फ्रेंड्स जाइगोट बनेगा और जाइगोट के अंदर कंप्लीट जीनोम मौजूद होता है, पैटर्नल भी और मैटरनल भी, जिसके नतीजे में इस जाइगोट के अंदर क्लीवेजेस होंगी और क्लीवेजेस के नतीजे में क्या बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। और हम कहेंगे कि ये पूरा जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म सेल ने एग सेल को फर्टिलाइज किया है और जो जीनोम है वो दोनों पेरेंट से ड्राइव्ड होकर आया है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम कह देंगे फर्टिलाइजेशन का नाम दे देंगे। नो डाउट कि जब जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनेगा हम उसको इंक्लूड करेंगे एक बुक के अंदर, और वो बुक का नेम क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और इसके फादर कौन है? अरिस्टोटल हैं। और ये लेक्चर सिर्फ BS जूलॉजी और MSc जूलॉजी स्टूडेंट के लिए। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम फर्टिलाइजेशन के चंद एक मेजर इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सबसे बड़े इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान होने हैं, उनमें से पहला जो इवेंट होता है दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? सबसे पहला इवेंट होता है रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल, एक चीज आ गई। डियर फ्रेंड्स, अगर हम दूसरी यहाँ पे बात कर लें, पहली बात तो ये कि जो स्पर्म है वो एग सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद जो स्पर्म होगा उसकी एग सेल के अंदर जो एंट्री है उसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एंट्री, रेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म या रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू एग। ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप, स्पर्म एंट्री इनटू एग, ये आ गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स वो आ जाएगा हमारे पास फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वो क्या आ गया? फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्रोमोसोम, उनका फ्यूज होना। और फिर हमारे पास डियर फ्रेंड्स आ जाएगा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टेप दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग, ताकि कौन सा प्रोसेस कंटिन्यू हो सके, ताकि आगे वाला प्रोसेस जिसका नाम है डेवलपमेंट, उस प्रोसेस को मज़ीद कंटिन्यू किया जा सके। तो ये चार बेसिक स्टेप्स होंगे जो हमने यहाँ पर मुख्तलिफ जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके अंदर सीखने हैं। यानी कि मैं आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाऊंगा सी अर्चन्स के अंदर, वहाँ पर आपको ये चार स्टेप्स देखने हैं। रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म और एग सेल कैसे होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो स्पर्म है वो एग सेल में इंटर होगा।
फिर आप देखोगे कि किस तरह से फ्यूज़ करेगा, किस तरह से पॉलिस्पर्मी से बचा जाएगा और उसके बाद किस तरह से एग को एक्टिवेट करके डेवलपमेंटल के प्रोसेस को मेंटेन किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा लेक्चर था जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में था। होप सो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी थ्योरी है, कुछ एब्रीवेशंस होंगे, लेकिन बहुत ही इजी लेक्चर्स हैं। जस्ट आप उनको इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा और एक थ्योरी की तरह उनके साथ डील करिए और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक स्टेप अगर मिस करेंगे तो आगे वाला जो स्टेप होगा वो ऑब्वियसली बात है लास्ट वाले स्टेप से कनेक्टेड होगा। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें। बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। खुदा हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।